प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का गुडविल चैप्टर। इसके रूल्स हमने पहले वीडियो में कर रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से दोबारा 2022 के लिए। तो इसमें आपके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। इसमें लेते हैं, क्या है देखें। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नयन डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिजल्ट्स, यानी नयन का लाभ हानि खाता निम्नलिखित परिणाम बताता है। तो उसमें क्या क्या प्रॉफिट्स बताए हुए हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। वो कहता है 2015, 16, 17, 18 और 19 इनमें अलग अलग प्रॉफिट दे रखे हैं। यहाँ पे पहले में प्रॉफिट है, दूसरे में भी प्रॉफिट है, तीसरे में प्रॉफिट है, चौथे में लॉस है। ये नोटेड है, ध्यान रखना है, लॉस हो रहा है और उसके बाद में प्रॉफिट है। तो ये लॉस केवल एक शब्द यहाँ पे आया, बाकी प्रॉफिट एज यूजुअल चल रहा है और प्रॉफिट आपकी घटता बढ़ता भी चल रहा है फिलहाल इसमें जो दिखाई दे रहा है। आगे क्या लिखता है उसको ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नयन अपना व्यापार कानन को बेचना चाहता है, तो वो अपना जो बिजनेस है वो उसको क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। ऑब्वियस है, गुडविल का वैल्यूएशन तब भी होता है जब कोई कंपनी खरीदना बेचना, व्यापार खरीदना बेचना चाहता है तब। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी चल रहा है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पे देखे। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, गुडविल कैलकुलेशन है। फर्स्ट पॉइंट, ख्याति पिछले 5 वर्षों के औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर लेनी है। तो प्रॉफिट 5 वर्षों का एवरेज होगा, तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। बट गुडविल क्या है, 2 ईयर्स क्रय, यानी हम जो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 होगा, 2 ईयर्स। जो ईयर्स मेथड थी ना, तो ईयर्स मेथड से ये आपका गुडविल का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये बात पहली लाइन में क्लियर है। प्रॉफिट 5 साल के है इसलिए एवरेज 5 साल का होगा, बट जो गुडविल है वो 2 ईयर्स परचेज ऑफ गुडविल है, तो नोटेड 1 पॉइंट। आगे 2017 वर्ष के लाभ हानि खाते में सट्टे का लाभ 60,000 शामिल है। स्पेकुलेशन प्रॉफिट, there was a speculative profit of 60,000 in the profit and loss of 2017। जैसे ही ये बात आती है आप तुरंत 2017 में चले जाओ। ये 2017, ये कहता है ये जो 2,70,000 का प्रॉफिट है इसमें सट्टे का लाभ है। सट्टे का लाभ क्या बिजनेस का लाभ होता है क्या? स्पेकुलेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो ये एबनॉर्मल हो गया, दैट इज अ एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट यदि हो तो लेस किया जाता है, लेस 60,000 करेंगे इस वर्ष में 2017 में। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन में एक बार। थर्ड पॉइंट सी, 2018 वर्ष में एक मशीन बेची गई जिसकी हानि 1,80,000 रुपए के लाभ हानि खाते में दिखा दिया गया। तो लॉस है 1,80,000 का, ईयर है 2018। फिर से एक बार क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 2018 में 15,000 का लॉस दिखा रहा है, उसमें से क्या था, एबनॉर्मल लॉस। किसको बोलते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये एबनॉर्मल लॉस होता है। तो वो जो 1,80,000 है वो एबनॉर्मल लॉस था, इसलिए उसे वापस जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट अ लॉस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का लॉस नहीं है ना। और हमें बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, तो इसको भी क्या करेंगे, इस ईयर में जाके ये जोड़ना है। क्लियर? 2018 में 1,80,000 जोड़ देंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट दे रखा है डी पॉइंट, कानन को नयन के लेखापाल की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। होगी शब्द फ्यूचर को इंडिकेट करता है, यानी हम एफएमपी की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे आके। जिसे 3,000 रुपए मासिक वेतन चुकाया जाता है। अंडरलाइन करें मासिक शब्द को और यहाँ पे 3,000 इंटू 12 लिख दें। समझदार इंसान ये काम पहले कर ले, 36,000 होता है। कानन स्वयं एक लेखापाल है जो फर्म के लेखे रख सकता है। तो ये वो खर्चा हो गया जो आज तो लग रहा था, बट दैट विल नॉट रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। ऐसा खर्च जो भविष्य में नहीं होगा, नहीं होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये जो 36,000 है वो जोड़ दिया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? खरीद कौन रहा है? कानन को नयन के लेखापाल की आवश्यकता नहीं होगी। लेखापाल मतलब होता है अकाउंटेंट। पुराना जो व्यापार था उसमें उसने एक अकाउंटेंट रख रखा था जिसको वो दे रहा था 3,000 रुपए पर मंथ से, यानी 36,000 रुपए एनुअल देता था। अब उसको आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो खुद क्या है, स्वयं एक लेखापाल है।
तो फ्यूचर एस्पेक्ट आ गया ना, कि आज जो खर्चा लग रहा है अब फ्यूचर में नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या है, रेखा पर। तो फ्यूचर में नहीं लगेगा, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 36,000 से प्रॉफिट जोड़ना है, ये एफएमपी का पार्ट है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का, एफएमपी। और ई पॉइंट, कानन वर्तमान में एक सीमित कंपनी में 4500 रुपए मासिक पर नौकरी कर रहा है, अभी वो नौकरी कर रहा है, अब उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो छोड़नी पड़ेगी तो 4500 इंटू 12 यहां पे भी होगा, गुणा करना कितना होता है, 54,000 इनकम उसे आज मिल रही है क्योंकि वो नौकरी कर रहा है। लेकिन अब नौकरी चली जाएगी तो फ्यूचर में ये इनकम नहीं होगी, तो इसका मतलब इसको लेस कर दिया जाएगा एफएमपी के लिए, एफएमपी के लिए। तो ये दो एडजस्टमेंट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के भी इसमें आ गए हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आंसर 3,18,000 रुपए आना चाहिए। ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना, इज हाफ डन। क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। स्टार्ट करते प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को पेपर में पूछा जाता है। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें आपको स्टेप टू स्टेप कैलकुलेशंस करनी है और उसके बाद में आप इसमें कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल, फाइनल आंसर वो आपका माना जाएगा। अगर वो सही है तो पूरा क्वेश्चन सही है, सीधी सी बात इतनी सी, क्योंकि फॉर्मेट इसमें कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले आप स्टेप 1 लिखें और वहां पे लिखे कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 5 years। सबसे पहली कैलकुलेशन आपको 5 साल के प्रॉफिट जो है उनको एडजस्ट करना होता है। तो इसके लिए आप एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं। एक टेबल ले लो, उसमें पर्टिकुलर का एक कॉलम और 5 साल के प्रॉफिट के कॉलम इसमें आप बना दो। तो 5 साल का प्रॉफिट लेते हुए चलना है। सबसे यहां पे लिख दो पर्टिकुलर, ईयर में कहां से स्टार्ट होता है, 2000, मेरे बुक के हिसाब से मैं आपको ले लेता हूं, 2015 से शुरू करके है। अपनी अपनी बुक के हिसाब से आप इस डेट को ले सकते हो। तो 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, ये 5 साल मैंने यहाँ पे लिखे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। तो पांचों सालों का प्रॉफिट आप किताब खोल लें, किताब के अनुसार आप लोगों को इसको लेना है। तो प्यारे बच्चों, 5 साल के प्रॉफिट सबसे पहले हम लिखेंगे। पहले साल का प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 1,80,000, तीसरे का कितना है बच्चों, 2,70,000, फिर चौथे का लॉस है तो माइनस लिखेंगे 15,000, और उसके बाद में आपको दे रखा है 1,80,000। तो सबसे पहला काम हमारे जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो किए। अब पहला एडजस्टमेंट उसने दिया था कि 60,000 का स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट था, है ना। तो यहां पे लिखेंगे लेस स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट, और ये स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट जो है वो 2017 में हमें 60,000 घटाना है। तो घटाने को ब्रैकेट में लिख दो, बाकी सारा सेम रहेगा। फिर उसने कहा था कि 2018 है उसमें आपको क्या करना है, 1,80,000 का लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस को जोड़ा जाता है तो एड लिखेंगे। लॉस ऑन क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन मशीन लिख दो, शॉर्ट में आ जाएगा, डैश डैश डैश, और यहां पे प्लस करना है 1,80,000। बस ये इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना। 5 साल के प्रॉफिट यहाँ पे वापस लिख देंगे, ये सेम रहेगा 1,50,000, ये रहेगा 1,80,000, ये आपके 60,000 घटाने पे 2,10,000, और उसके बाद में ये कितना, 1,95,000, बहुत अच्छे बेटा, और उसके बाद में 1,80,000।
ये यहां तक किस किस को समझ में आया? हाथ ऊपर करेंगे तुरंत, अत्यंत गुड। उसके बाद में 5 साल का प्रॉफिट एडजस्टेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? कैलकुलेशन में मिस्टेक है? यहां पे भी 195 में नहीं आता ना, कितना आता है? माइनस का 15,000 है, 1,65,000 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जिसने बोला था वो थोड़ा सा कृपया ध्यान दें, कैलकुलेशन ध्यान रखें। यहां तक हो गया, कंसेप्ट समझ में आया? अब नंबर 2, सेकेंड कैलकुलेशन, 5 साल का प्रॉफिट आ गया, अब इसका एवरेज करना है, तो यहां पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज ही होगा इसमें, क्योंकि केवल बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। तो केवल बढ़ते हुए क्रम में होता तो वेटेड पे बात आती, केवल बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। 1,50, 1,80, 2,10, 1,65, 1,80, तो घटता बढ़ता दोनों ही है, तो इसलिए एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो इन पांचों को जोड़ लगाना सबसे पहला हमारा काम हो गया। इन सबको जोड़ेंगे तो 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,65,000 प्लस 1,80,000, और इन सबको जोड़ने के बाद में 5 का भाग दे देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,77,000, 1,77,000 रुपीज। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। मैंने कहा प्रश्न में ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है, हमें खुद को ही 5 साल को 1 साल के प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद में स्टेप थर्ड शुरू हो जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन एफएमपी कहलाती है। तो एफएमपी की गणना अपने को स्टार्ट करनी है। एवरेज प्रॉफिट हमने इससे पहले क्यों किया, ये प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हो। तो उसका कारण था कि जो एफएमपी दे रखा था उसमें ईयर मेंशन नहीं था, फ्यूचर का लिखा हुआ है। तो फ्यूचर में जाने से पहले अपने को क्या करना पड़ जाएगा? एवरेज करना पड़ जाएगा, ताकि एक संख्या हमारे पास आ जाए। ये स्टेप अपनी जगह के अनुसार बदलता रहता है, कई बार सीधा प्रश्न में भी दिया हुआ होगा। तो एफएमपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो वो हमने कैलकुलेट किया 1,77,000। अब इसमें फ्यूचर के दो दे रखे हैं आपको। एक तो उसने कहा कि 36,000 रुपए, 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो खर्चा है वो भविष्य में नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो ऐड लिखो, ऐड सैलरी ऑफ अकाउंटेंट। तो सैलरी ऑफ अकाउंटेंट जो है नॉट बी पेड इन फ्यूचर, भविष्य में पेमेंट नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो खुद अकाउंटेंट है। तो वो आपकी कितनी थी अमाउंट? 3,000 इंटू 12, 36,000 जोड़ेंगे, हो गया। टोटल लगाओ यहां तक का 2,13,000। उसके बाद में यहां पे लेस करना है, एक एडजस्टमेंट और दे रखा है। वो कहता है कि एक वो नौकरी वर्तमान में कर रहा है 4,500 रुपए पर मंथ में, वो नौकरी चली जाएगी तो पैसा आना बंद हो जाएगा भविष्य में। तो उसके लिए लिखेंगे फेयर रेमुनरेशन। तो वो आपके 4,500 इंटू 12, ये अब उसे फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो कितना होता है? 54,000 होता है। तो 54,000 आप लेस कर देंगे, 1,59,000, 1,59,000 रुपए। ये आपके एफएमपी आ गया प्यारे बच्चों, एफएमपी। और इसी के आगे स्लैश करके आप लिख दो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये दोनों शब्द में कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये दोनों समान रूप से काम करते हैं। आप इसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हो और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हो। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो ही आपका फाइनल प्रॉफिट होता है। अब उसका नाम चाहे कुछ भी हो जाए, क्लियर? इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए।
कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है। सारे एडजस्टमेंट हो गए ना, चार थे, चारों एडजस्टमेंट कर दिए। प्रॉफिट आने के बाद में अगला स्टेप, स्टेप 4। अब इस प्रश्न में आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा है। सुपर प्रॉफिट नहीं कहा था, पढ़ो एक बार क्या लिखा था प्रश्न में। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, इसी से सीधा गुडविल निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट इसमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखिए गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 years, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो 1,59,000 मल्टीप्लाई विद 2, तो गुणा करने पर आपके आता है 3,18,000, जो आपका आंसर दिया हुआ था। ये आपका इतना ही क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आंसर आ चुका है। 8 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। फॉर द क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स, क्लियर। और इस यूनिट से चैप्टर आता है, कंफर्म है क्वेश्चन, ये भी हर साल तय है, तो अच्छे से करना है। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहले जो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, आरबीडी बुक से ही है ये भी। इसमें आपकी क्या दिया हुआ है, चीनू एवं मीनू लाभ हानि बराबर अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। यह समझौता किया है कि यदि कोई साझेदार निवृत्त होता है तो दूसरा साझेदार जो व्यवसाय को चलाने का इच्छुक होगा, निवृत्त हुए साझेदार को अधिलाभों के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल का मूल्य चुकाएगा। 31 मार्च 2019 के लिए फर्म का चिट्ठा इस प्रकार से। देखो प्रश्न की पहली लाइन ने स्पष्ट कर दिया है, आपको सुपर प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन करनी है और गुडविल के लिए इंटू 4 करना है। ये आपका गुडविल का फॉर्मूला तो पहले स्टेप में क्लियर हो जाता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 4। अब जैसे ही सुपर प्रॉफिट कहता है तो 2 स्टेप बढ़ जाते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो पीछे चैप्टर में हमने कैलकुलेट किया है, उसके आगे कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट। तो ये 2 बातें, लाइनें बढ़ जाती हैं। अब आपकी बैलेंस शीट इसमें दे रखी है, ऑब्वियस होनी थी, सुपर प्रॉफिट है तो आपको बैलेंस शीट भी देनी पड़ेगी। प्रश्न की पहली 2 लाइनें समझ में आई। 2 साझेदार थे, एक यदि छोड़ता है तो दूसरे वाला उसका गुडविल का पेमेंट करेगा, और इसमें तय हो गया कि भाई एक उसको चालू रखेगा, वो पेमेंट करेगा। ठीक है, तो गुडविल वैल्यूएशन मैंने जैसा कि कहा, हर प्रश्न में तब आती है जब बिजनेस खरीदने या बेचने की बात आएगी। बैलेंस शीट में क्रेडिटर लायबिलिटी हो गया, ये दोनों कैपिटल हो गए, कि कैपिटल है ये लायबिलिटी है। इधर आपके कैश, डेटर और स्टॉक, 3 तो करंट एसेट्स हो गए, और ये आपके फिक्स एसेट्स हो गए। बैलेंस शीट बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके देख लेंगे। अब उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे लिखा है 1 अप्रैल 2019 को मीनू अवकाश ग्रहण करता है। तय हो गया, एक साझेदार जा रहा है, डेट बता दी 1 अप्रैल। चीनू व्यवसाय को चलाता है, ये भी तय हो गया। 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 2,70,000, 2,90,000 और 2,80,000 आपको दे रखे हैं। फॉर द 3 years प्रॉफिट दे रखा है, तो ये भी तय हो गया कि एवरेज तो करना है। समापन के उद्देश्य से भवन 5 लाख रुपए पर मूल्यांकित किया गया। तो बैलेंस शीट में आप देखो कि अभी दिया हुआ कितना है उसका, तो वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा। ये रहा, बैलेंस शीट में 380 दे रखा है, इसका वैल्यूएशन कितना बोलता है वो, 5 लाख। तो वैल्यू बढ़ गया है इसका, ये इसमें नोटेट करना है। अब उसके बाद में यहाँ पे वापस आ जाते हैं, यानी जो भी चीज आप लाइन पढ़ते हो उसको वापस कॉरिलेट करो जहां पे है। पढ़ने का तरीका सीखना है कि जो लाइन पढ़ी वो वहां पे कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहा है उस जगह से। वो जैसे ही इसने कहा कि भवन 5,000, तो तुरंत आप सवाल में देखो कि वो 5,000, 5 लाख दिया हुआ है या क्या दिया हुआ है। देखा तो पता चला कि हाँ ओवर वैल्यू हुआ है, कितना ओवर वैल्यू हुआ है वो तुरंत देखना। आगे, साझेदार ने कोई वेतन नहीं लिया, अच्छी बात है। उचित पारिश्रमिक 1,20,000 रुपए वार्षिक है, ये अपने को एडजस्टमेंट में लेना पड़ेगा। पूंजी पर सामान्य प्रत्याय की दर यानी रिटर्न, जो उसको सीआरआर बोलते हैं, कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न, या सीआरआर जिसको हम बोलते हैं ना, कॉस्ट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, तो वो आपकी 12% है, जिसको हम एनआरआर भी बोलते हैं। एनआरआर, एनआरआर, सीआरआर, ये एक जैसे शब्द होते हैं।
है ना। तो एनआरआर 12% इस प्रश्न में देना था, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट आता है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एनआरआर चाहिए। मैंने कहा हर प्रश्न में एनआरआर होगा। भवन पर डेप्रिसिएशन 10% मानिए, तो जैसे ही यहां पे 10% डेप दिया, आपकी वैल्यू बढ़ी थी बिल्डिंग की, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की गणना यहां पे आपके ऐड हो जाएगी। किसकी? एडिशनल डेप। क्लियर? ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। इतना सा प्रश्न है छोटा सा, ये भी 8 मार्क्स में आपके पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इसमें आपके दिया हुआ है सबसे पहली कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इसलिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, उसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसलिए एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट होगा नहीं। तो सीधा एवरेज प्रॉफिट में 3 साल के प्रॉफिट आपके हैं 2,70,000 प्लस 2,90,000 प्लस 2,80,000, तीनों जोड़ दिए। सिंपल एवरेज लेना है, घटता बढ़ता है ना, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपके कितना आया? 2,80,000। कोई दिक्कत कह रहे हो? अब इस 2,80,000 एवरेज प्रॉफिट आया ना, यहीं से आपका एफएमपी शुरू हो जाएगा। तो आप यहां नंबर 2 डाल के लिखना शुरू कर दे सकते हैं, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की गणना स्टार्ट करनी है तो वापस एवरेज प्रॉफिट से शुरू होता है, तो दोबारा से आप यहां पे लिख दो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,80,000। इस एवरेज प्रॉफिट में दो एडजस्टमेंट प्रश्न में कहे थे, मैं आपको याद दिला रहा हूं क्वेश्चन में। एक तो उसने कहा था कि एक आपको फेयर रेम्यूनरेशन फ्यूचर में लेना है 1,20,000 का, तो रेम्यूनरेशन लेना है तो लेस किया जाएगा। खर्चा है ना, रेम्यूनरेशन तो पारिश्रमिक खर्चा होता है, तो लेस करना है। और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो अगर एक्स्ट्रा डेप लगता है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी खर्चा है, लॉस है, तो उसको भी घटाना पड़ेगा। तो दोनों घटाने वाले एडजस्टमेंट इसमें करने हैं। तो पहला लिखें लेस रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन आपका है 1,20,000, घटाना है तो घटाना है तो ब्रैकेट में लिख दो, घटाने का सिंबल हो गया। और एक आपके और लेस करना है एडिशनल डेप, एडिशनल डेप ऑन रीवैल्यू। ये एडिशनल डेप कैसे कैलकुलेट होगा? तो 5 लाख नया मूल्य है, न्यू, सही है। पुराना मूल्य कितना था? 3,80,000। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ओल्ड वैल्यू। तो न्यू में से ओल्ड घटाया, कितना आता है? 1,20,000। तो वैल्यू कितना बढ़ा? 1,20,000 बढ़ा। इस पे एडिशनल डेप लगाना है तो इंटू 10%, कितना होता है? तो 12,000 रुपए हमें और इसमें लेस कर देने हैं। एडिशनल डेप घटाया जाता है, ऐसा आप रूल पढ़ चुके हैं। टोटल लगाओ कितना आता है, ये दोनों घटाने हैं। कितना आता है बेटा? 1,48,000, 1,48,000 रुपए प्रॉफिट आया। और ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी ये आ गया है। दोनों नाम बार बार लिख रहा हूं, इसका मतलब कोई अंतर नहीं है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट आए वो होता है। यहां तक जिन जिन को समझ में आया हाथ ऊपर करें। ओके, अब अगला कैलकुलेशन थर्ड स्टार्ट होता है। लिखें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना हम लोगों को करनी है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहले एसेट्स लेनी है। तो एसेट्स में आपके कैश, डेटर, स्टॉक और बिल्डिंग 4 हैं। तो लिखेंगे कैश कितना है? 2,60,000। फिर उसके बाद में डेटर, जिसको बुक डेट्स बोलते हैं, कितना है? 2 लाख, 2 लाख। फिर उसके बाद में स्टॉक कितना है बेटा? 1,20,000, 1,20,000। और उसके बाद में नेक्स्ट है बिल्डिंग, कितना है? हाँ बेटा, 3 लाख
बस ये गलती नहीं करनी है। रीवैल्यू 5 लाख, क्लियर? ये गलती नहीं करनी है। 380 लिखना नहीं है भाई, चिड़ी उड़ नहीं करना है, चलते में कह दिया ये भी हो जाएगा। रीवैल्यू लेना है, याद है ना? टोटल लगाओ कितना होता है? हाँ बेटा, 10,80,000। ये आपके हो गया ऑल एसेट्स एट रीवैल्यू प्राइस, सही है ना? इसमें से लेस करो क्रेडिटर, एक ही है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आपकी कितना दे रखा है बेटा? 1,80,000। बहुत अच्छे। घटाने पर, घटाने पर आएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय, कितना आता है? 9 लाख। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आया है बच्चों, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब अपने को इसमें लेना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसके लिए लिखना है लेस। क्या लिखाया था? 1/2 CYPAT, ये लिखा था हमने। 1/2 CYP यानी करंट ईयर प्रॉफिट, और AT का मतलब आफ्टर टैक्स। तो करंट ईयर प्रॉफिट जो लास्ट ईयर प्रॉफिट होता है, दैट विल बी करंट ईयर प्रॉफिट। सही है, गलत है? गलत नहीं है, गलत है। तो 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट लेना है। आपका लास्ट जो प्रॉफिट 3 साल का दे रखा था, उसमें दे रखा था 2,80,000। चेक कर लो, 1/2 करना है इसका, 1/2 कितना होता है? 1,40,000। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा हमेशा ऐसे ही, उसके बाद में आपको हमेशा ही लेस करना है 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। घटाने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है? 7,60,000। और ये आपके कहलाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैं आपने आपको जब फॉर्मूले रूल्स बताए थे उस समय ये चीज सिखाई थी। तो आप पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो फर्स्ट जो गुडविल का है, फर्स्ट और सेकंड, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप जरूर चेक करिएगा, तो वहां से आपको रूल्स मिलेंगे। हो गया? यहां तक स्टेप हो गए तीन। चौथा स्टेप ले, और आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वर्किंग नोट की तरह सारा क्वेश्चन चलता है। स्टेप 4 आप लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ACE, इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपके 7,60,000 इंटू आपको कितने से करना है? 12%। ये गिवन था क्वेश्चन में। कितना आता है बेटा? 12% निकालो, कितना आता है? 91,200। बहुत अच्छे, टोटल लगाए यहाँ पे। कैलकुलेशन प्रॉपर बोला करो ताकि क्वेश्चन में कहीं पे भी वापस करेक्ट नहीं करना पड़े। फिफ्थ पॉइंट, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सही है? तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये जो है वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, दिखाऊं? ये देखो, 1,48,000 यहां पे, इसमें से घटाना है नॉर्मल प्रॉफिट ये आपके, तो लिखें 1,48,000 माइनस 91,200। सही है? तो घटाने पर क्या आता है? 56,800, 56,800। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है। यहां तक सही होता है तो गलत फिर होने की संभावनाएं नहीं बचती हैं। और छठा स्टेप, लास्ट, जो आपका आंसर है गुडविल। तो गुडविल में आपके फॉर्मूला कहा था सुपर प्रॉफिट इंटू कितने साल कहा था? 4 इयर्स कहा था। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 4 इयर्स पहली लाइन में लिखाया था बच्चों, देख लेना एक बार। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? हाँ बेटा, 56,800 मल्टीप्लाई विद 4,
2,27,000। हाँ बेटा, 200। बहुत अच्छा, सही है ना? ये आपका आंसर हो गया। चेक हो रहा है, टैली होता है आंसर बुक से। बहुत अच्छा, ये आंसर तक पूरा सही करते हो तो ये भी आपके 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर अच्छा एग्जामिनर हो तो 20 नंबर में भी ये सवाल दे सकता है, इजी क्वेश्चन के रूप में। अदरवाइज 8 की तो इसकी वैल्यू बनती है। तो बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।